ओके देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपका बेसिकली गाउट किस तरीके की प्रॉब्लम है और इस बेसिकली इसका किस तरीके का हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूट गाउट एंड क्रॉनिक गाउट में, राइट। तो जिस तरीके से हमने रूमेटाइड अर्थराइटिस में पढ़ा कि रूमेटाइड अर्थराइटिस आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट, जिसमें जॉइंट में बेसिकली एक इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस चलने लगते हैं। जॉइंट के किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बॉडी एज ए एंटीजन ट्रीट करने लगती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है। यहां पे गाउट में हम ये पढ़ेंगे कि गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इस तरीके का कि इसमें ओवरऑल अल्टीमेटली ब्लड में या बॉडी में हम कह लें कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से चूंकि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये बॉडी के जॉइंट्स में या सॉफ्ट टिश्यूज में कई बार डिपॉजिट होने लगता है और वो चीज होती है हमारा गाउट। मींस गाउट जो बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और हाइपर यूरिसेमिया से कैरेक्टराइज्ड होता है। इसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। तो बेसिकली जैसे हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे हम गाउट को पढ़ रहे हैं, एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ये एक कैसा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेटाबॉलिक इस तरीके का, सपोज करिए किसी के मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अब अगर उस चीज का मेटाबॉलिज्म आप इंटेक या तो बढ़ा दीजिए या तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दीजिए, तो ओवरऑल यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर किसी चीज का, सपोज करिए जैसे हम बोलते हैं कि बेसिकली प्यूरिन का अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए तो वो लास्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका वो होता है यूरिक एसिड। तो या तो इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, राइट, और नंबर टू, या तो कोई ऐसी चीज का इंटेक कर दे जिसके लास्ट में यूरिक एसिड बनने के चांसेस ज्यादा हो, लाइक प्रोटीन का इंटेक अगर आप ज्यादा करते हैं तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन अल्टीमेटली यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को प्रोटीन इंक्रीज करता है। तो आपका बेसिकली ओवरऑल जो निकल के आया, इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड में बेसिकली किस चीज के क्रिस्टल बनते हैं, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। किसके, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। जितनी चीजें बोर्ड में है उतनी चीजें आपको इवैल्यूएशन में आंसर शीट पे हाईलाइट करके लिखनी है, राइट। अच्छा, तो एक चीज हमने देख लिया कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म ओवरऑल बढ़ जाता है या आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के प्रमोशन को प्रमोट करता है। अच्छा, यूरिक एसिड जब बढ़ गई तो डिपॉजिट कहां हुई, जॉइंट में, सॉफ्ट टिश्यूज में। सॉफ्ट टिश्यूज का पर्पस ये है कि जो मेन आपके हार्ड लाइक बोन्स है, तो उनके जो सपोर्टिंग है, मीन सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है, मसल हो चाहे तो वो सेल्स का, सॉफ्ट टिश्यूज का, लाइक स्किन की हम बात करें, राइट, या एपिथेलियल सेल्स की बात करें, तो ओवरऑल वहां पे उसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट टिश्यूज। तो कई बार यूरिक एसिड तो ज्वाइंट में तो होता ही है, ये वेल नोन है, लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज में भी क्रॉनिक स्टेज में डिपॉजिट होने लगता है, राइट। अच्छा, वहां पे डिपॉजिट होने से इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस भी चलती है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उस ज्वाइंट में रेडनेस होगी, वार्मथ की फीलिंग होगी, इन्फ्लेम्ड होगा एंड टेंडरनेस होगी, लाइक टाइटनेस टाइप की वहां पे फील होगी, मोबिलिटी रिड्यूस्ड होगी, राइट। तो ये एक इसके सिम्टोमेटिक बात हमने कर ली। अच्छा, जो गाउट में हम पढ़ते हैं, बेसिकली गाउट का जो यूनिक फीचर है, जब किसी को गाउट होगा तो गाउट में जो एक्चुअली जो पेन होता है, ये इंटेंस पेन होता है, एक्यूट फेज में होता है, मीन जल्दी जल्दी सडन एक्यूट पेन होता है, राइट। तो गाउट का ये प्रोमिनेंट फीचर है, हॉलमार्क आप तो कह लीजिए, एक तो यूरिक एसिड जमा हो गया, प्लस इसमें जो पेन की सेंसिटिविटी होगी वो बहुत ही इंटेंसिफाई होगी, हायर होगी। तो बेसिकली यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो पेन का एपिसोड है, पेन एक बार हुआ, सडन फ्रिक्वेंट दोबारा से हो सकता है, जल्दी से। ऐसा नहीं कि अभी हुआ तो एक वीक के बाद हल्का सा पेन फीलिंग होगी, जैसे कई बार हम रूमेटाइड अर्थराइटिस में पढ़ते हैं इस चीज को, राइट, अगर क्रॉनिक स्टेज की बात ना करें तो। लेकिन गाउट में जो पेन है उसके एपिसोड्स हैं वो आपको फ्रिक्वेंट होंगे along with the inflammation in the joint। तो एक्यूट एपिसोड ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन, ये बात क्लियर हो गई। जो गाउट में बेसिकली हम देखते हैं कि गाउट में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट फीचर पहला दिखता है वो बेसिकली आपका दिखता है कि आपका जो लेग है, लेग का जो थंब है, अंगूठा, उसका जो मेटाटार्सल फैलेंजियल जॉइंट है, लाइक सपोज करिए पैर का अगर अंगूठा है तो जस्ट जहां से वो जॉइंट है वहां पे 60 कह लो, 60% ऑफ इंडिविजुअल में सबसे पहला बेसिकली वहां पे क्या दिखता है, सिम्टम दिखता है। तो मेटाटार्सोफैलेंजियल, आपको इस पॉइंट को हाईलाइट करना है, मेटाटार्सोफैलेंजियल जो ज्वाइंट होगा इन द गाउट, जो कहां होता है, बिग टो में होता है। इसके अलावा तो वो कितने परसेंट इंडिविजुअल में पहला सिम्टम देता है, 60 to 70% इंडिविजुअल में, राइट।
लेकिन ऐसा नहीं है कि बिग टो में ही सिम्टम आएगा, सिम्टम आपका नीज में भी आ सकता है, एंकल में भी, रिस्ट में भी और एल्बो में भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दी जॉइंट दूसरे जॉइंट्स में भी आपके सिम्टम्स गाउट के दिख सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे जो रिमार्केबल और पहला इन द 70% पॉपुलेशन सिम्टम दिखता है वो पैर के अंगूठे में मेटाटार्सल फेलिंजियल जॉइंट्स में दिखता है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट आपको करना है। बेसिकली क्रॉनिक स्टेज ऑफ द गाउट में हम देखते हैं कि जो यूरेट क्रिस्टल है, बेसिकली मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है, ये जैसा मैंने कहा कि जॉइंट्स में तो होते ही है, क्रॉनिक स्टेज में ये सॉफ्ट टिश्यूज में भी बनने लगते हैं, और वो जब वहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको बेसिकली आप कहते हो टॉफाई। क्या बोलते हो? टॉफाई। तो टॉफाई इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ क्रॉनिक गाउट। इन द टॉफाई नोडुलर डिपॉजिट्स ऑफ द यूरेट क्रिस्टल। क्या होगा? नोडुलर डिपॉजिट ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स यहां पे होता है। अगर देखिए हम कॉजेज की बात करें कि आखिर ऐसा गाउट की कंडीशन क्या हुई, तो एक तो बहुत सिंपल समझ में आई कि गाउट में आप उस चीज का मेटाबॉलिज्म बॉडी प्रमोट कर रही है जिससे लास्ट में यूरिक एसिड बनना है, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है कि आप ऐसी ड्रग ले रहे हो जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर रही हो, ये भी है। नंबर थर्ड, ये भी हो सकता है कि आप वो डाइट ले रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो कि आप में बेसिकली वो कंटेंट बॉडी में आप ज्यादा ले रहे हो फूड के फॉर्म में, जिसके प्रोडक्शन में या मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो। तो इसके कई फैक्टर हैं, यहां पे हम देखेंगे पॉइंट वाइज। लाइक डाइटरी की अगर बात करें तो बेसिकली जैसे हाई प्यूरिन इनटेक अगर आप करते हैं, ये होता बेसिकली कहां है? लाइक आपके रेड मीट में, एल्कोहल में, आपको पूरा एल्कोहल लिखना है। लाइफ स्टाइल की अगर बात करें, आपको सपोज करिए ओबेसिटी है या आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप ज्यादा मूव नहीं करते, आप ऐसी लाइफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मींस जस्ट सिटिंग, आप का पोजीशन आपकी ज्यादा रहती है डे में, राइट। रेस्ट की कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, तो मेडिकल कंडीशन में हम लाइक आपको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें आपका बेसिकली यूरिक एसिड नहीं एक्सक्रीट हो पा रहा है बॉडी में, इस तरीके की कंडीशन है, किडनी डिजीज है और डायबिटीज है। या मेडिकेशन की अगर बात करें तो वो मेडिकेशन बेसिकली जो लाइक डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें तो जो यूरिक एसिड को प्रमोट करती हैं, उसके एक्सक्रीशन को डिक्रीज करती हैं, तो बॉडी में उसके लेवल को बढ़ाएंगी, तो लाइक डायूरेटिक्स। लो डोज ऑफ एस्प्रिन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लो डोज यहां पे लिखना, क्योंकि मैंने एस्प्रिन के सेशन में बताया था किस तरीके से एस्प्रिन हाइपर यूरिसेमिया कॉज करती है, राइट। तो लो डोज ऑफ एस्प्रिन, लो डोज ऑफ एस्प्रिन आपका हाइपर यूरिसेमिया कॉज करती है। यहां से आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं कि हम एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में एनएसएआईडी का यूज करते हैं, लेकिन एनएसआईडी हमारी फिक्स्ड है कि ये एनएसआईडी हम यूज करेंगे, वहां पे एस्प्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि एस्प्रिन का जो साइड इफेक्ट है वो बेसिकली क्या है? हाइपर यूरिसेमिया, लो डोज ऑफ एस्प्रिन। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री से कई बार अगर किसी को पहले गाउट हुआ है तो गाउट होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिकली एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में। देखिए एग्जामिनेशन में आपके एक्यूट गाउट से बेसिकली कई बार पूछता है, कई बार क्रॉनिक गाउट से। ड्रग जो टारगेट करके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी पहले पूछा गया है, वो कई बार आपका कॉल्चिसिन पूछा गया है यहां से, राइट, क्योंकि एनएसएआईडी का एक अलग से चैप्टर है, वहां पे हम एनएसएआईडी की मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली आपका यहां से कॉल्चिसिन पूछता है, और क्रॉनिक गाउट में जो पूछता है वो मैं उस समय कोट करूंगा, लाइक एलोपेरोनॉल, ठीक है। तो एक्यूट गाउट का जो बेसिकली हमारा गोल है, तो वो गोल, चूंकि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, तो गोल तो हमारा ये होना चाहिए कि यूरिक एसिड के लेवल को आप किस तरीके से डिक्रीज करते हो। लेकिन एक्यूट गाउट में हम सिम्टम ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टम ओरिएंटेड मींस यूरिक एसिड के डिपोजिशन से आपके जॉइंट या सॉफ्ट टिश्यूज में बेसिकली जो इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, उसको टारगेट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना होगा कि इन द एक्यूट गाउट वी our goal of treatment to reduce the pain, P for pain and I for inflammation। तो आपको पूरी चीजें इस एग्जामिनेशन में लिखनी है इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पे ड्रग्स हमारी बेसिकली क्या हुई? एनएसएआईडी, कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एनएसएआईडी में आपको ड्रग लिखनी होगी एग्जैक्टली लाइक इंडोमिथासिन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन की अगर हम बात करते हैं बेसिकली। कॉल्चिसिन आपका प्लांट डेराइव्ड होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल से, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो सबसे पहले हम एनएसएआईडी की मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए एनएसएआईडी आपको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कॉक्स 1 कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या कर रही है कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन को रिड्यूस कर रही है बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स। अब चूंकि डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन कई बार इन्वॉल्व होते हैं स्वेलिंग में,
ल्यूकोट्राइन इन्वॉल्व होते हैं कई बार स्वेलिंग में, कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाते हैं, सेकेंडरी मीडिएटर्स को वहां पे प्रमोट करते हैं एट द प्लेस ऑफ जहां पे आपका ज्वाइंट है। तो आप ओवरऑल कॉक्स को इनहिबिट करके विद द हेल्प ऑफ NSAID आप स्वेलिंग मींस इन्फ्लामेशन एंड पेन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि कई प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो NSAID का सिंपल मैकेनिज्म ये है। हम अगर बात करें बेसिकली कॉल्चिसिन की, देखिए कॉल्चिसिन आपके एग्जाम में पूछेगा, ज्यादा चांसेस है कॉल्चिसिन के। तो कॉल्चिसिन में बेसिकली आप ये देखते हैं कि कॉल्चिसिन आपका कॉल्चिका मॉर्टम से मिलता है। कॉल्चिसिन बेसिकली ये हाईली इफिकेशियस इन कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें NSAID की, लेकिन इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो नैरो है। थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो कहने का मतलब है कि कॉल्चिसिन को आप ज्यादा डोज वेरिएशन करके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अपसेट करता है। तो इस वजह से हम इसका यूज रेस्ट्रिक्टेड करते हैं जब कभी NSAID टॉलरेट ना कर पा रहा हो कोई। तो बेसिकली कॉल्चिसिन कॉल्चिका मॉर्टम से मिलता है, और इसकी जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली ये क्या करता है कि ये न्यूट्रोफिल का जो माइग्रेशन है एट द ज्वाइंट, उसको ये बेसिकली रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि ये बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स के सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनके पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल न्यूट्रोफिल के सेल्स में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स उसके कीमोटैक्टिक मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तो जब उनका पॉलीमराइजेशन इनहिबिट होगा, राइट, तो वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कम होगा। इट मींस उसी को हम बोलते हैं कि माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल को क्या करते हैं? कम करते हैं। और हमको पता है कि न्यूट्रोफिल्स कई बार साइटोकाइंस को रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन को रिलीज करती है। तो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन का वहां पे एक्सपोजर न्यूट्रोफिल का माइग्रेशन कम होने से कम हो जाता है। ओवरऑल कॉल्चिसिन ना तो पेन रिड्यूसर है और ना तो ये एंटी इंफ्लामेटरी है, लेकिन बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करके, न्यूट्रोफिल के माइग्रेशन को रिड्यूस करके एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देती है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। कैसे? इनडायरेक्टली मींस गाउटी इन्फ्लामेशन को ये कम करती है। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स के अंदर से क्या क्या रिलीज होगा? जब न्यूट्रोफिल वहां नहीं जाएगा तो बेसिकली वो चीजें होंगी नहीं। न्यूट्रोफिल से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि ज्वाइंट को डैमेज कर सकते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, साइटोकाइंस है, इंटरल्यूकिन्स है। तो बेसिकली ये चीजें क्या होगी? वहां पर ज्वाइंट में एक्सपोज्ड नहीं होंगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्टिक मैकेनिज्म को आपने माइक्रोट्यूब्यूल को पॉलीमराइजेशन करके इनहिबिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन इस तरीके से अपनी मैकेनिज्म देता है। चूंकि इसका नैरो थेराप्यूटिक विंडो है तो ये GIT अपसेट करता है, इसलिए हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते टॉक्सिसिटी की वजह से। अब कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें आप वो NSAID को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, लिवर डिजीज है या आपका अल्सर का डिजीज है, या कॉल्चिसिन को वो बेसिकली हम उसमें नहीं दे सकते कंडीशनली, तो उनको हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बच्चों आपको पता है कि जब हमने पढ़ा बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस, तो वहां पे हमने देखा कि प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो अरेचिडोनिक एसिड से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज A2 के प्रेजेंस में अरेचिडोनिक एसिड बनता है, और फर्दर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन ये सब बनते हैं। तो इनिशियल स्टेप पे अगर आप फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन भी इनहिबिट होता है, ल्यूकोट्राइन भी इनहिबिट होता है, थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट होता है। और ये तीनों क्या होते हैं? सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं। ये बेसिकली वहां पे इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं, न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है? ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करके एक्शन देता है अपना, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के लेवल को कम करता है जॉइंट पे, एंड ट्रांस चूंकि लाइक हम प्रेडनिसोन की अगर बात करें कार्टिकोस्टेरॉइड में, तो ये अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर से बाइंड होती है। तो वो उस रिसेप्टर से बाइंड होके ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को क्या करती है? इनहिबिट करती है। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इनहिबिट होता है? जो एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरल्यूकिन के लिए, TNF अल्फा के लिए एंड साइटोकाइंस के लिए। मींस कार्टिकोस्टेरॉइड देने से वो जीन का एक्सप्रेशन कम हुआ जो इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा और साइटोकाइंस को इंड्यूस करते थे। तो इनका लेवल भी कम होगा। जब इनका लेवल कम होगा तो बेसिकली क्या होगा? अब जब इंटरल्यूकिन का लेवल कम होगा तो इंटरल्यूकिन 2 जो होता है बेसिकली IL-2,
ये रिस्पॉन्सिबल होता है टी सेल के प्रोलिफरेशन के लिए, एक्टिवेशन के लिए। तो टी सेल भी अब क्या होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। तो कई बार कार्टिकोस्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके भी अपना काम करते हैं। ज्वाइंट में सेकेंडरी जो रिएक्शन है इम्यूनोजेनिक, उसको भी स्लो डाउन करते हैं। तो इसका जो एक्शन है कार्टिकोस्टेरॉइड का, वो एंटी इंफ्लामेटरी है प्लस एंटी इम्यूनो सप्रेसेंट्स एक्शन भी ये देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपके एग्जामिनेशन में अगर एक्यूट गाउट का गोल क्या है आपका ट्रीटमेंट का, तो वो आप इस तरीके से मैकेनिज्म लिख सकते हैं। जिसकी भी मैकेनिज्म आपसे पूछेगा, सबकी नहीं पूछेगा, कोई एक, मैक्सिमम चांसेस इसके कॉल्चिसिन के, तो आपको सोर्स के साथ लिखना होगा कि ये कहां से मिलता है। दूसरा, गाउट का जो बेसिक फीचर है, गाउट क्या क्या होता है और किस वजह से गाउट होता है, टफाई क्या है, इन चीजों को आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बेसिकली आपका क्रॉनिक गाउट क्या होता है, और क्रॉनिक गाउट में हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट टारगेटेड किधर होता है, और उसमें जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली किस तरीके से अपना उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तब आपका गाउट का चैप्टर कंप्लीट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गाउट and the treatment of acute gout. Thank you very much.